हेलो फ्रेंड्स। आज के इस टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे हेक्चर ओहलिन थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड, जिसमें हम पार्ट 1 ऑलरेडी हमने डिस्कस किया है। आज के इस पार्ट 2 में हम देखेंगे कि किस तरह से यहाँ पे जो फैक्टर अबेंडेंस होगा उसके साथ उसके टेबल किस तरह से हमें एक्सप्लेन हम करेंगे। फिर हम देखेंगे कि इक्विलिब्रियम बिफोर इंटरनेशनल ट्रेड, जिसे ऑटार्की इक्विलिब्रियम कंडीशन कहा जाता है। उसके बाद हम देखेंगे कि इक्विलिब्रियम आफ्टर इंटरनेशनल ट्रेड किस तरह से यहाँ पे कंडीशन हमें मिलती है, और उसी के साथ हम देखेंगे कि डिफरेंस बिटवीन द रिकार्डियन थ्योरी और हेक्चर ओहलिन थ्योरी में क्या होगा। और उसी के साथ हम क्रिटिस भी देखेंगे कि किस तरह से इस थ्योरी में क्रिटिस किए गए हैं। इससे पहले जो पार्ट 2 समझने से पहले पार्ट 1 एग्जैक्टली क्या था, और हमने जिस तरह से यहाँ पे पार्ट 1 में इंट्रोडक्शन देखा था किस तरह से यहाँ पे ये थ्योरी वर्क करती है, और थ्योरीज ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड किस तरह से होते हैं, क्या क्या थ्योरी यहाँ पे इकोनॉमिक्स के आते हैं। फिर हमने देखा था कि ओहलिन का व्यू इस थ्योरी को किस तरह से देखा गया है। नेक्स्ट पॉइंट में हमने देखा था जनरल इक्विलिब्रियम थ्योरी ऑफ वैल्यू, किस तरह से ये जो एक्सटेंशन है इस थ्योरी का, किस तरह से ये थ्योरी बनती थी। उसी के साथ हम देखा था कि रिलेटिव थ्योरी, इस थ्योरी के बाद क्या क्या थ्योरी यहाँ पे रिलेट करती है और किस तरह से यहाँ पे अदर इकोनॉमिक्स रिलेट करते हैं और डेवलप उन्होंने किया है। उसी के साथ हमने देखा था कि इसके अजम्पशन क्या थे और उसके बारे में हमने डिस्कस किया, और फैक्टर इंटेंसिटी क्या होती है, किसी कंट्री की क्या होगी, और किस तरह से दो कंट्री के बीच में क्या है, हमने डिस्कस किया था। तो ये पार्ट 2 देखने से पहले पार्ट 1 देखना उतना ही इम्पोर्टेंट है। इस तरह से हम देखेंगे कि फैक्टर अबेंडेंट इस सिचुएशन किस तरह से होती है, जिस तरह से हेक्चर ओहली ने दो मेथड यहाँ पे फैक्टर को फोकस किया है, जो फैक्टर इंटेंसिटी और फैक्टर अबेंडेंस। तो पार्ट 1 में हमने इंटेंसिटी को देखा है, तो पार्ट 2 में हम फैक्टर अबेंडेंस से स्टार्ट करेंगे। तो इसी के साथ साथ हम समझेंगे कि फैक्टर अबेंडेंस क्या होता है। फैक्टर अबेंडेंस ये होता है कि किसी भी कंट्री के पास जो नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं वो भारी मात्रा में अवेलेबल हो, तो इससे ही उस कंट्री को जो यहाँ पे इंडोमेंट सिचुएशन गॉड गिफ्टेड होती है, जो इजीली उस कंट्री को अवेलेबल होती है। तो इसको हम दो टाइप में हम मेजर करते हैं। इसमें फर्स्ट है टर्म्स ऑफ फिजिकल यूनिट, कितनी यूनिट में यहाँ पे वो इजीली अवेलेबल है, और सेकेंड टर्म्स है रिलेटिव फैक्टर प्राइस, और उससे ही हम देखेंगे कि जो प्रोडक्शन फैक्टर है ये किस तरह से यहाँ पे प्राइस पे डिपेंड करता है, और इसमें अगर ज़्यादा यहाँ पे अबेंडेंट है तो यहाँ पे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन यहाँ पे चीप लेवल पे यहाँ पे प्रोड्यूस होंगे, फिजिकली यहाँ पे अवेलेबल ज़्यादा होंगे, और फैक्टर प्राइस यहाँ पे कम होंगे। तो यहाँ पे कौन से फैक्टर यहाँ पे ज़्यादा है, लेबर अबेंडेंट है या कैपिटल अबेंडेंस यहाँ पे नेशन है। तो ये हम सिचुएशन को देखेंगे कि फैक्टर अबेंडेंस इस सिचुएशन में फर्स्ट है इन टर्म्स ऑफ फिजिकल यूनिट। इनमें दो टाइप यहाँ पे दिखाई देंगे, कैपिटल अबेंडेंस नेशन और लेबर अबेंडेंस नेशन। अगर किसी भी कंट्री के पास हम देखेंगे कि प्रोडक्शन जो लिया जाएगा ये यहाँ पे टोटल कैपिटल और टोटल लेबर, उस दोनों कंट्री की जो कंपैरिजनली देखा जाएंगे तो फिजिकली यूनिट्स कितने हैं। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि टोटल कैपिटल और टोटल लेबर यहाँ पे यूएसए का, और यहाँ पे टोटल कैपिटल और टोटल लेबर यहाँ पे इंडिया का। कंपैरिजनली फिजिकली यूनिट्स यहाँ पे कितने हैं, तो यहाँ पे ऑब्वियसली यहाँ पे यूएसए की यहाँ पे कंपैरिजन ज़्यादा है और इंडिया की यहाँ पे कंपैरिजनली कम है। तो यहाँ पे कैपिटल ज़्यादा है, कैपिटल लेबर रेशो यूएसए के पास ज़्यादा होने की वजह से ये कंपैरिजनली ज़्यादा है इंडिया के। तो इंडिया में टोटल कैपिटल और टोटल लेबर यहाँ पे जो रेशो है ये रेशो कम होने की वजह से यूएसए यहाँ पे कैपिटल अबेंडेंट नेशन बनता है। तो यहाँ पे इंडिया लेबर अबेंडेंट नेशन यहाँ पे दिखाई देती है। तो यहाँ पे यूएसए कैपिटल अबेंडेंट नेशन, इंडिया लेबर अबेंडेंट नेशन। सेकेंड पॉइंट हमें दिखाई देता है कि ये
फैक्टर अबेंडेंस किस तरह से यहाँ पे मेजर करने की सेकंड मेथड, जहाँ पे टर्म्स ऑफ द रिलेटिव फैक्टर प्राइजेस, इनमें दो टाइप्स होते हैं, कैपिटल अबेंडेंट नेशन और लेबर अबेंडेंट नेशन। यहाँ पे जो फैक्टर है, ये फैक्टर कितने अवेलेबल इजीली है और उनकी क्या प्राइस यहाँ पे होंगी। तो यहाँ पे प्राइस यहाँ पे जो कैपिटल की है और प्राइस लेबर की जो यहाँ पे है यूएसए की, यहाँ पे कंपैरिजन यहाँ पे कॉस्टली है और इंडिया के पास यहाँ पे चीपली यहाँ पे इजीली अवेलेबल है। तो ये जो रेशो है प्राइस कैपिटल अपॉन प्राइस लेबर, इंडिया का ये कंपैरिजनली इजीली अवेलेबल है, उनका रेशो यहाँ पे कम है, इनका रेशो ज़्यादा है। तो यहाँ पे कंपैरिजनली इंडिया का जो रेशो है ये कंपैरिजनली यूएसए के ज़्यादा होने की वजह से ही यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे लेबर यहाँ पे इजीली अवेलेबल है, उनको वेजेस कम प्राइस में भी चल जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे कंपटीशन इतना है कि कम प्राइस में भी लेबर इजीली अवेलेबल होते हैं। बट कंपैरिजन यूएसए में लेबर यहाँ पे उनकी वेजेस ज़्यादा होने की वजह से लेबर कम प्राइस में अवेलेबल इजीली नहीं होते हैं। तो कंपैरिजनली प्राइस जो यहाँ पे लेबर के है, यहाँ पे दोनों में डिफरेंस है, क्योंकि इंडिया पॉपुलेशन में ज़्यादा है, यूएसए पॉपुलेशन में कम है। तो यहाँ पे टर्म्स ऑफ द रिलेटिव फैक्टर प्राइस में इंडिया चीपली यहाँ पे दिखाई देती है, और ये जो यूएसए है इनकी रेशो यहाँ पे हमें ज़्यादा कॉस्टली दिखाई देती है। तो यहाँ पे यूएसए कैपिटल अबेंडेंट नेशन है, तो इंडिया लेबर अबेंडेंट नेशन है। तो यहाँ पे इन दोनों को स्टडी करने के बाद हमें ये पता चलता है कि जो फैक्टर अबेंडेंस है ये हमें क्या बताता है। लेबर अबेंडेंट नेशन, लेबर यहाँ पे इंडिया के पास ज़्यादा है, तो लेबर चीपली फैक्टर यहाँ पे प्रोडक्शन के लिए इजीली अवेलेबल इंडिया के पास है। तो कैपिटल यहाँ पे एक्सपेंसिव है फैक्टर प्रोडक्शन के लिए इंडिया में। तो यहाँ पे यूएसए की कंडीशन, यूएसए ये कैपिटल अबेंडमेंट नेशन है जहाँ पे लेबर एक्सपेंसिव फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के लिए दिखाई देता है, तो कैपिटल चीफ फैक्टर ऑफ द प्रोडक्शन दिखाई देता है, क्योंकि यूएसए के पास कैपिटल ज़्यादा होने के पास वो इजीली अवेलेबल है। तो यहाँ पे कंपैरिजनली हम देखें तो इंडिया यहाँ पे मिल्क लेबर इंटेंसिव कर पाएगा, क्योंकि लेबर ज़्यादा है तो मिल्क ज़्यादा प्रोडक्शन कर पाएगा। यूएसए क्लॉथ का प्रोडक्शन ज़्यादा लेगा, क्योंकि वो कैपिटल इंटेंसिव यहाँ पे दिखाई देगा। तो ये सिचुएशन क्यों है, और इंडिया यहाँ पे मिल्क का प्रोडक्शन क्यों करे, क्योंकि लेबर ज़्यादा है, कौन से यहाँ पे ऐसी सिचुएशन क्यों है, और यूएसए क्लॉथ का प्रोडक्शन क्यों लेगा और कैपिटल इंटेंसिव क्यों है, इसका जो यहाँ पे स्पेशलाइजेशन करने की ज़रूरत क्यों पड़ी, यही हेक्चर ओहलिन इस अपनी थ्योरी में कहते हैं, जहाँ पे रिकार्डियन थ्योरी ऑफ कंपैरिजन कॉस्ट यहाँ पे एक्सप्लेन करने में फेल होती है। वही आगे जाके यही हेक्चर ओहलिन इस थ्योरी में लेबर इंटेंसिव और कैपिटल इंटेंसिव इस सिचुएशन को, इंडिया लेबर से यहाँ पे मिल्क ज़्यादा प्रोडक्शन करेगा तो यूएसए कैपिटल के साथ साथ क्लॉथ को ज़्यादा प्रोड्यूस करेगा। तो इनमें दोनों को स्पेशलाइजेशन करने की ज़रूरत यही से ही पड़ती है। ये हम एक टेबल के साथ इसे एक्सप्लेन करेंगे। यहाँ पे हमारे पास यहाँ पे दो टेबल है। यहाँ पे फर्स्ट, यहाँ पे ये टेबल हमें 50 मीटर क्लॉथ का प्रोडक्शन कॉस्ट कितना आएगा बोथ कंट्री में, और 50 लीटर मिल्क का प्रोडक्शन दो कंट्री के साथ साथ कितना कॉस्ट आएगा, ये दोनों भी हमें एक्सप्लेन करेंगे। तो यहाँ पे फर्स्ट जो चार्ट है, या हम टेबल, इस टेबल में हम कहेंगे कि दो कंट्री में कंपैरिजनली यहाँ पे 50 मीटर क्लॉथ को लेके क्या सिचुएशन है, और इस टेबल में हम देखेंगे 50 लीटर मिल्क की प्रोडक्शन कॉस्ट को लेके यहाँ पे दो कंट्री में क्या सिचुएशन है। तो यहाँ पे फर्स्टली हम देखेंगे तो जो 50 लीटर मिल्क है ये कंट्री ए और कंट्री बी, जहाँ पे हमने इंडिया इसे लिया और इसे हमने यूएसए लिया। तो इसी तरह से हम देखेंगे कि यहाँ पे कंट्री ए के लिए क्वांटिटी प्राइस कॉस्ट और कंट्री बी के लिए यहाँ पे क्वांटिटी प्राइस और कॉस्ट। तो यहाँ पे उनकी
प्रोडक्शन फैक्टर क्या क्या है, हमने यहाँ पे 3 प्रोडक्शन फैक्टर लिए हैं। जहाँ पे लैंड तो यहाँ पे वैल्यू नहीं करेगा, बट लैंड की भी यहाँ पे वैल्यू होगी, यही हम अज्यूम करते हैं। बट यहाँ पे इस थ्योरी में लेबर और कैपिटल को ही फोकस किया गया है। बट एक लैंड भी इस सिचुएशन को हम देखते हैं कि उसकी भी कॉस्ट आती है, इसलिए हमने इस टेबल में लैंड को भी यहाँ पे मेंशन किया है। तो हम देखते हैं कि मिल्क की प्रोडक्शन 50 लीटर करने के लिए कंट्री ए को, जो इंडिया है, उसकी क्वांटिटी लैंड अगर 10 यूनिट है तो उसकी प्राइस यहाँ पे 10 है, तो उसका कॉस्ट टोटल लैंड का यहाँ पे 100 रुपीज़ आता है। लेबर हमने 50 लीटर यहाँ पे लेने के लिए, एक लेबर अगर लेते हैं तो ये लेबर की जो प्राइस है 100 होती है, तो ये 100 यहाँ पे टोटल हमारा कॉस्ट लेबर का 100 आता है। तो यहाँ पे कैपिटल हमने एक लिया है, जो यहाँ पे कंट्री ए जो इंडिया है उसकी कैपिटल एक लिया, बट उसकी प्राइस यहाँ पे टोटल 50 रुपीज़ है, तो यहाँ पे 50, तो यहाँ पे 100 100 50, यहाँ पे 250, यहाँ पे इंडिया को यहाँ पे टोटल कॉस्ट आता है 50 लीटर मिल्क प्रोड्यूस करने में। तो कंट्री बी की सिचुएशन क्या है, उसकी सिचुएशन लैंड को यहाँ पे 10 यूनिट लेते हैं, तो यहाँ पे 10 और उसकी लैंड की जो कॉस्ट है वो 100 है, तो यहाँ पे 1000 यहाँ पे कॉस्ट आती है लैंड के लिए, क्योंकि लैंड इजीली अवेलेबल यहाँ पे यूएसए में नहीं है। कंपैरिजनली इंडिया में लैंड इजीली अवेलेबल है, तो उसकी कॉस्ट कम है। तो लेबर यहाँ पे अमेरिका यूएसए के पास लेबर 1 लेबर है, तो उसकी प्राइस यहाँ पे 10 है। तो यहाँ पे कंट्री बी की यहाँ पे जो लेबर की कॉस्ट यहाँ पे 10 है, और कैपिटल यहाँ पे एक लिया गया है कंट्री बी के पास, तो उसकी टोटल कॉस्ट यहाँ पे कैपिटल की 52। तो यहाँ पे इन 1010 और 52 इसको कंपैरिजन करेंगे तो कंट्री बी की यहाँ पे 50 लीटर प्रोडक्शन लेने के लिए जो कॉस्ट आएगा 1062, ये टोटल कॉस्ट आएगा। तो यहाँ पे पर लीटर यहाँ पे जो कॉस्ट है 1 लीटर के लिए, टोटल कॉस्ट 21.25 पैसा इन रुपीज़, ये कॉस्ट हमें दिखाई देती है। तो कंट्री ए को टोटल 50 यहाँ पे जो लीटर है वो करने के लिए 250 रुपीज़ आता है, और 1 लीटर के लिए 5 रुपीज़ यहाँ पे कॉस्ट आता है। पर कंपैरिजन कंट्री ए के लिए जो इंडिया है उसे इजीली 50 लीटर कॉस्ट को 250 रुपीज़ आता है, पर लीटर 5 रुपीज़। कंट्री बी को यहाँ पे 50 लीटर टोटल कॉस्ट मिल्क के लिए 1062 रुपीज़ कॉस्ट आता है, तो पर लीटर यहाँ पे 21.25 पैसा रुपीज़ इतना कॉस्ट आता है। तो ये कंपैरिजनली हम देखें तो यहाँ पे इंडिया के लिए यहाँ पे मिल्क प्रोडक्शन करना इजी है, और ये फोकस यहाँ पे करे तो यहाँ पे ज़्यादा और मिल्क यहाँ पे प्रोड्यूस कर सकता है। वही साथ हम देखेंगे कि टेबल यहाँ पे जो 50 मीटर क्लॉथ को प्रोडक्शन लेते समय किस तरह से सिचुएशन बनती है। तो ये सिचुएशन हमें ये कहती है, कंट्री ए जो यहाँ पे इंडिया है और कंट्री बी जो यहाँ पे यूएसए है, इन दोनों में 50 मीटर क्लॉथ को प्रोडक्शन लेने के लिए क्या सिचुएशन यहाँ पे क्रिएट होती है। तो यहाँ पे कंट्री ए के लिए क्वांटिटी प्राइस कॉस्ट, और कंट्री बी के साथ साथ क्वांटिटी प्राइस और कॉस्ट, प्रोडक्शन फैक्टर यहाँ पे लैंड लेबर कैपिटल यहाँ पे दिए गए हैं। कंट्री ए जो इंडिया है उसकी लैंड की कॉस्ट यहाँ पे 1 यूनिट है, उसकी प्राइस 10, तो यहाँ पे कॉस्ट यहाँ पे 10 आ गया। लेबर यहाँ पे 10 यूज़ होते हैं। कंट्री ए को यहाँ पे 50 मीटर क्लॉथ को यहाँ पे प्रोड्यूस करने में टोटल कॉस्ट के लिए यहाँ पे लेबर 10 लगे, उनकी जो प्राइस है वो 100 पर यहाँ पे लेबर 100, तो यहाँ पे तो उनकी 10 यहाँ पे जो लेबर लगे उनकी टोटल यहाँ पे जो प्राइस हुई 1000 हो गई। कैपिटल यहाँ पे 2 कैपिटल लगे, तो 2 कैपिटल की यहाँ पे टोटल प्राइस 50 रुपीज़, तो यहाँ पे 10 1000 100, तो ये सिचुएशन हमें यहाँ पे मिलती है 1110। यहाँ पे कंट्री ए को 50 मीटर टोटल कॉस्ट को बनाने में 1110 इतनी यहाँ पे टोटल कॉस्ट 50 मीटर जो क्लॉथ है बनाने में कॉस्ट आती है। तो यहाँ पे कंट्री बी को यहाँ पे
सिचुएशन में यहाँ पे लेबर एक है, प्राइस उसकी 100 है, तो उसकी कॉस्ट यहाँ पे 100 आई। लेबर यहाँ पे लिया गया है कंट्री बी के लिए 10 लेबर लिए गए और उनकी जो कॉस्ट है, जो प्राइस है ये 10 है, तो इसका रिज़ल्ट हमें 100 आया। तो यहाँ पे लेबर यहाँ पे 100 कॉस्ट लेगा, तो कैपिटल यहाँ पे 2 लेते हैं और उसकी जो प्राइस है वो 52, तो यहाँ पे कैपिटल यहाँ पे 104 इतनी कॉस्ट हमें कैपिटल के लिए आती है। तो ये तीनों को हम मिलाएंगे 100 100 104, तो यहाँ पे कंट्री बी जो यूएसए है उसकी 50 मीटर टोटल कॉस्ट, यहाँ पे 50 मीटर क्लॉथ को प्रोड्यूस करने में कॉस्ट आती है 304। अगर हम कंपैरिजन करें कि 1 मीटर क्लॉथ को प्रोड्यूस करने में कितना अगर उसे खर्चा आता है, तो वो 6 रुपीज़ 8 पैसा यहाँ पे टोटल कॉस्ट यहाँ पे आती है। तो कंपैरिजन हम देखें तो यहाँ पे कंट्री बी को यहाँ पे क्लॉथ को प्रोड्यूस करने में कम यहाँ पे कॉस्ट आता है और कंट्री बी को 50 यहाँ पे जो यहाँ पे कॉस्ट 50 मीटर यहाँ पे क्लॉथ को प्रोड्यूस करने में ज़्यादा यहाँ पे खर्च है। तो यहाँ पे कंपैरिजन यहाँ पे मिल्क में देखें तो यहाँ पे कंट्री ए जो इंडिया है उसे जो मिल्क का प्रोडक्शन लेने में यहाँ पे चीपली यहाँ पे कॉस्ट होता है और कंट्री बी को यहाँ पे जो टोटल यहाँ पे दूध का प्रोडक्शन लेने में यहाँ पे कॉस्टली जा रहा है, जो ज़्यादा एक्सपेंसिव है। तो सिंपल सा ये कॉन्सेप्ट हमें कहता है कि जो चीपली है, अवेलेबल है, अबेंडेंट है, ये सिचुएशन को ध्यान रखते हुए उसको ज़्यादा फोकस करे और जो कॉस्टली है उससे कम प्रोड्यूस करे, तो इससे इंटरनेशनल ट्रेड हो सकता है। जहाँ पे रिकार्डियन थ्योरी हमें ये सिचुएशन एक्सप्लेन नहीं करती है, जहाँ पे हेक्सचर ओहलिन ये दोनों इकोनॉमिक्स हमें यही कॉन्सेप्ट को, इंटरनेशनल ट्रेड को किस तरह से बेटर हो सकता है, इस सिचुएशन को हमें एक्सप्लेन करते हैं। इस तरह से हम देखेंगे कि दो डायग्राम के साथ हम देखेंगे कि ये फर्स्ट जो डायग्राम है ये हमें एक्सप्लेन करता है कि एक इंटरनेशनल ट्रेड के साथ होता है जिसे ऑटर्की इक्विलिब्रियम कंडीशन कहते हैं। सेकेंड डायग्राम हमें कहता है कि इक्विलिब्रियम कंडीशन आफ्टर इंटरनेशनल ट्रेड, जहाँ पे यहाँ पे हेक्सचर ओहलिन ये थ्योरी किस तरह से यहाँ पे ट्रेड होती है और किस तरह से यहाँ पे दोनों भी कंट्री बेनिफिट में होती है, इसे एक्सप्लेन किया गया है। फर्स्टली हम देखेंगे कि जहाँ पे ऑटर्की इक्विलिब्रियम कंडीशन है, जहाँ पे हम देखते हैं कि यहाँ पे इंटरनेशनल ट्रेड नहीं हो रहा है, पर्टिकुलर इंडिविजुअल यहाँ पे हर कंट्री अपनी अपनी दोनों भी फैक्टर को प्रोड्यूस करते हैं और दोनों भी कमोडिटी को यहाँ पे यूज़ किया जाता है। जहाँ पे इस डायग्राम में एक्स एक्सेस पे मिल्क है और वाई एक्सेस पे क्लॉथ है, तो यहाँ पे दोनों भी कंट्री यहाँ पे जिस तरह से 1:1 रेशो का यहाँ पे जो 1:1 इस सिचुएशन से दोनों भी अपने अपने तरीके से यहाँ पे क्लॉथ और मिल्क को कंडीशन में यहाँ पे प्रोडक्शन ले रहे हैं। जहाँ पे ग्रीन जो सिचुएशन लाइन जो कर्व हमें दिखाई देती है, जो मिल्क की प्रोडक्शन यहाँ पे इंडिया कर रहा है और उसका यहाँ पे ये जो ग्रीन कलर का जो कर्व है ये पीपीसी कर्व है, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व जो यहाँ पे इंडिया का है। और जो ये लाइन जो है, ये लाइन हमें ब्लैक लाइन में जो दिखाई देती है, ये हमें एमआरटी इंडिया का किस तरह से, जिसे मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशंस कहा जाता है, कि किस तरह से उसकी कंडीशन में यहाँ पे है और किस तरह से यहाँ पे प्रोडक्शन लिया जा सकता है इस कंडीशन में। उसी तरह से यहाँ पे जो रेड लाइन जो कर्व है, ये कर्व हमें प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व यहाँ पे यूएसए का है, जहाँ पे और उसी के साथ जो ब्लैक लाइन जो है, वो ब्लैक लाइन हमें उसकी एमआरटी जो हमें एक्सप्लेन करती है कि ये किस तरह से यहाँ पे कैपिटल को यहाँ पे दिखाई देती है, कि किस तरह से उसको कैपिटल यहाँ पे इजीली अवेलेबल है। और ये जो एमआरटी है वो कहती है कि किस तरह से लेबर इंटेंसिव इस सिचुएशन को कहा जाता है। तो इस तरह से यहाँ पे दोनों भी इक्विलिब्रियम कंडीशन यहाँ पे ए पे बनती है और उनकी दोनों की मिल्क और क्लॉथ को 10-10 इस सिचुएशन 1:1 इस सिचुएशन से हमें दिखाई देता है। तो ये सिचुएशन हमें दिखाई देता है कि जिस तरह से दोनों भी कंट्री की जो यहाँ पे कंजम्पशन है और उतना ही है और उतना ही उनका प्रोडक्शन है, तो इनमें अगर चेंज करना है और उनको बेनिफिट लेना है, तो उनको इंटरनेशनल ट्रेड
करने के लिए स्पेशलाइजेशन उनकी उनकी किस फैक्टर में यहाँ पे प्रोडक्शन ज़्यादा ले सकते हैं, किस कमोडिटी को यहाँ पे ज़्यादा प्रोड्यूस करेंगे, इनमें उनकी क्या स्पेशलाइजेशन है उसको पहचानना उतना ही इम्पोर्टेंट है, जिस तरह से हमने लास्ट यहाँ पे डायग्राम में और टेबल में देखा। तो उसी तरह से यहाँ पे ये सिचुएशन के बाद यही सिचुएशन आगे जाके लेके हेक्चर ओलिन हमें एक्सप्लेन करते हैं कि किस तरह से ये सिचुएशन को और भी बेटर करने के लिए और उनका कंजम्पशन भी बढ़े और उनका यहाँ पे प्रॉफिट भी हो। तो ये सिचुएशन यही हमें आगे जाके यही किस तरह से चेंजेस होती है इस डायग्राम में हमें दिखाई देता है। उसी तरह से इस डायग्राम में जिस तरह से एक्स एक्सिस पे मिल्क है और वाई एक्सिस पे क्लॉथ है, तो उसी तरह से यहाँ पे रेड लाइन यहाँ पे जो यूएसए का यहाँ पे प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व यहाँ पे एक्सप्लेन करता है। तो जो यहाँ पे ग्रीन लाइन है जो कर्व है यहाँ पे पीपीसी किसी का प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व यहाँ पे इंडिया का प्रेजेंट करता है। तो यहाँ पे एमआरटी यहाँ पे इंडिकेट नहीं करेगी, यहाँ पे जो दोनों को उनकी मैक्सिमम लेवल क्या है प्रोडक्शन लेने की उसको स्पेशलाइजेशन करने के साथ साथ मिलती है, जहाँ पे दोनों को इंटरकनेक्ट करने वाली एक जो लाइन यहाँ पे ब्लैक लाइन हमें दिखाई देती है वो है टर्म्स ऑफ ट्रेड, जहाँ पे उसे प्राइस लाइन कहा जाता है। तो इस तरह से फर्स्टली हम देखें बिफोर जो हमारी कंडीशन थी ये ए पॉइंट जहाँ पे ये था, ये सिचुएशन यहाँ थी, यहाँ पे दोनों भी यहाँ पे दोनों का भी पॉसिबल प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व यहाँ पे दोनों का भी ए पॉइंट पे मिलता है। बट इसको और भी इंक्रीज करने के साथ हमें स्पेशलाइजेशन करने के बाद ए डैश ए पॉइंट मिलता है जहाँ पे उनका कंजम्पशन बढ़ता है। यहाँ पे हमने देखा 10 उनका जो यहाँ पे कंजम्पशन और प्रोडक्शन सेम था, यहाँ पे 10 और 10 यहाँ पे मिलता था, वही आगे जाके इंक्रीज होता है इस सिचुएशन में स्पेशलाइजेशन करने के साथ उनका कंजम्पशन भी बढ़ता है। 10 के साथ साथ उनका 15 दोनों का 15 ये सिचुएशन कंजम्पशन बढ़ता है और उनके साथ उनका प्रोडक्शन भी और भी ज़्यादा बढ़ता है, जहाँ पे इंटरनेशनल ट्रेड करने के साथ ये सिचुएशन उन्हें मिलती है। तो यहाँ पे जब इंडिया मिल को ज़्यादा प्रोडक्शन लेगी और क्लॉथ को यहाँ पे प्रोडक्शन कम करेगी, तो यहाँ पे यूएसए क्या करेगी, यूएसए क्लॉथ का प्रोडक्शन ज़्यादा करेगी और दूध का जो प्रोडक्शन है वो कम लेगी। तो यहाँ पे इस पॉइंट को यहाँ पे जो इंटरसेक्ट करते हुआ इक्विलिब्रियम कंडीशन मिलता था, अब ये चेंजेस होके दोनों को स्पेशलाइजेशन जहाँ पे उन्होंने किस कमोडिटी में किया है वो हमें एक्सप्लेन करेगा। तो यहाँ पे इंडिया ने मिल्क का यहाँ पे स्पेशलाइजेशन किया, तो मिल्क का प्रोडक्शन 0 से 20 यहाँ पे मैक्सिमम सिचुएशन जहाँ पे उनका प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व यहाँ पे सी पॉइंट तक यहाँ पे जाता हुआ दिखाई देता है, जहाँ पे उनकी मैक्सिमम लेवल यहाँ पे मिलती है। जो सी यहाँ पे 20 उनकी मिल्क की प्रोडक्शन यूनिट यहाँ पे दिखाई देती है और क्लॉथ को कोई भी कंट्री अपनी किसी भी सेकेंड कमोडिटी को यहाँ पे पूरी तरीके से कम नहीं करती है। तो यहाँ पे उनकी क्लॉथ की जो यहाँ पे प्रोडक्शन है वो 5 पॉइंट पे जाती हुई दिखाई देती है, जहाँ पे फर्स्ट बिफोर जो कंडीशन थी वहाँ पे 10 थी। तो यहाँ पे इस सिचुएशन में हमें क्लॉथ की प्रोडक्शन यहाँ पे 5 और मिल्क की प्रोडक्शन यहाँ पे 20 जो मैक्सिमम लेवल यहाँ पे इंडिया के साथ साथ उनकी कमोडिटी को मिल्क को लेके यहाँ पे प्रोड्यूस किया गया है। इस तरह से जब यहाँ पे यूएसए अपना यहाँ पे प्रोडक्शन लेगा तो स्पेशलाइजेशन करते हुए यहाँ पे क्लॉथ को फोकस ज़्यादा करता हुआ दिखाई देगा, जहाँ पे उसने यूएसए ने यहाँ पे मिल्क का प्रोडक्शन 5 तक लिया है और क्लॉथ को फोकस करते हुए यहाँ पे क्लॉथ का प्रोडक्शन यहाँ पे 20 जो मैक्सिमम डी पॉइंट को इंडिकेट करती है। इतना लेने के साथ साथ यहाँ पे हमें दिखाई देता है कि यहाँ पे फर्स्टली जब यहाँ पे उनका जो कंजम्पशन था ये पॉइंट यहाँ पे इंडिकेट करता है, बट यहाँ पे जिस तरह से स्पेशलाइजेशन बनता है तो उसी तरह से यहाँ पे उनकी कंजम्पशन भी बढ़ता है। यहाँ पे कंजम्पशन दोनों का 10 से 15 हुआ, उसी तरह से क्लॉथ का भी यहाँ पे 10 से 15 यूएसए का और इंडिया का मिल्क में यहाँ पे 10 से 15 हुआ। तो यहाँ पे यहाँ पे इंडिया मिल्क का प्रोडक्शन कंजम्पशन यहाँ पे 15 है, तो यहाँ प्रोडक्शन टोटल 20 है। तो यहाँ पे जो डिफरेंस होगा 20 माइनस 15 5, जो 5 ये है यही 5 यहाँ पे एक्सपोर्ट करेगा। तो वही यहाँ पे यूएसए यहाँ पे
15 यहाँ पे कंजम्पशन करेगा और टोटल प्रोडक्शन उनका 20 है, तो उसमें से 20 माइनस 15 यहाँ पे जो 5 डिफरेंस आएगा, यही 5 डिफरेंस यहाँ पे एक्सपोर्ट यहाँ पे करेगा इंडिया में। तो दोनों में हम देखेंगे कि किस तरह से यहाँ पे कंडीशन यहाँ पे दिखाई देती है। बिफोर टोटल प्रोडक्शन यहाँ पे इंडिया का जो मिल्क का और ये क्लॉथ का था, ये ए पॉइंट को हम इंडिकेट करते हैं विथ मिल्क एंड क्लॉथ को। आफ्टर यहाँ पे दूध का प्रोडक्शन 20 हुआ और क्लॉथ का प्रोडक्शन यहाँ पे 5 हो गया। जब यहाँ पे इंटरनेशनल ट्रेड बना, यहाँ पे कंजम्पशन यहाँ पे टोटल मिल्क का 15 और एक्सपोर्ट किया गया है मिल्क 5, जो ये दोनों में डिफरेंस होगा, और इंपोर्ट करेगा 5 यहाँ पे क्लॉथ को। तो यहाँ पे आफ्टर टोटल प्रोडक्शन यहाँ पे ए से ए डैश, इस सिचुएशन को यहाँ पे कंजम्पशन बढ़ता हुआ दिखाई देता है। तो उस तरह से यहाँ पे यूएसए का प्रोडक्शन क्या कहता है, बिफोर टोटल प्रोडक्शन यहाँ पे मिल्क का और क्लॉथ का ए कंडीशन में यहाँ पे लिया जाता था 10। तो यहाँ पे आफ्टर क्लॉथ, जो क्लॉथ का यहाँ पे 20 इंक्रीज हुआ स्पेशलाइजेशन करते हुए, और यहाँ पे जो मिल्क है वो मिल्क का प्रोडक्शन यहाँ पे 5 लिया गया। कंजम्पशन यहाँ पे बढ़ा है दोनों का, जितना 15 हुआ उस तरह से यूएसए का भी 10 से 15 यहाँ पे कंजम्पशन बढ़ता हुआ दिखाई देता है। तो एक्सपोर्ट करेगा क्लॉथ को 5 और इंपोर्ट करेगा मिल्क को यहाँ पे 5। तो यहाँ पे टोटल यहाँ पे प्रोडक्शन उनका भी यहाँ पे ए से ए डैश तक यहाँ कंजम्पशन यहाँ पे बढ़ता हुआ दिखाई देता है। तो इस तरह से एक ऐसी स्पेशलाइजेशन करने के साथ साथ उनका एक प्रॉफिटेबल कंडीशन में यहाँ पे हेक्चर होलिन यहाँ पे इक्विलिब्रियम आफ्टर इंटरनेशनल ट्रेड के साथ हमें बताते हैं। तो इस कंडीशन में जहाँ पे दोनों का लिमिटेशन आते हैं, यहाँ पे ऑटार्की इक्विलिब्रियम कंडीशन में दिखाई देते हैं, तो यहाँ पे दोनों भी प्रॉफिटेबल कंडीशन में दिखाई देते हैं। उसी के साथ उनका जो यहाँ पे कंजम्पशन है, कंजम्पशन बढ़ेगा और उनका प्रॉफिट कंडीशन भी बढ़ेगा। बट ये दोनों भी कंट्री यहाँ पे 1:1 इस कंडीशन में दिखाई देगी, जो हमें हमारा अजम्पशन यहाँ पे कहता है कि दोनों भी प्रॉफिटेबल कंडीशन में है, दोनों का प्रॉफिट सेम होगा। तो इस तरह से दोनों भी जहाँ पे दोनों कमोडिटी को लेके, जहाँ पे दोनों भी दो कमोडिटी को लेके किस तरह से दोनों इंटरनेशनल ट्रेड करते हैं, जो हमारा रेशो 2/2/2 मॉडल एक्सप्लेन करता है। यहाँ पे दो कंट्री है, दो कमोडिटी है और दो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है। इन मेथड से किस तरह से यहाँ पे प्रोडक्शन बेटर कंडीशन में लेके यहाँ पे दोनों भी कंट्री को प्रॉफिट कंडीशन में है और दोनों भी अपना इंटरनेशनल ट्रेड किस तरह से करते हैं, ये दो मेथड से हमें दिखाई देगा कि जहाँ पे ऑटार्की हमें इस लिमिटेशन कंडीशन दिखाती है और कहती है कि इस लिमिटेशन को सिर्फ और सिर्फ इंटरनेशनल ट्रेड से ही यहाँ पे इंक्रीज या एक्सपैंड किया जा सकता है, जो यहाँ पे इक्विलिब्रियम कंडीशन आफ्टर इंटरनेशनल ट्रेड को यहाँ पे कहती है कि जहाँ पे दोनों भी कंट्री को यहाँ पे बेनिफिट है और दोनों को भी यहाँ पे अपनी सिचुएशन चेंज करने की कंडीशन यहाँ पे इंटरनेशनल ट्रेड के साथ दिखाई देता है। इस कंट्री में जहाँ पे दोनों भी कंट्री के पास कुछ ना कुछ यहाँ पे जो फैक्टर इंडोमेंट इस सिचुएशन को यहाँ पे फोकस किया गया है, जो नेचुरल यहाँ पे गॉड गिफ्टेड होती है, उसका ही बेनिफिट लेके इंटरनेशनल ट्रेड यहाँ पे दोनों भी कंडीशन में दोनों भी कंट्री करती है। तो इस तरह से हम दोनों भी यहाँ पे कंडीशन में देखेंगे कि रिकार्डियन थ्योरी हमें क्या कहती है और हेक्चर ओलिन थ्योरी हमें क्या करती है। तो दोनों में क्या डिफरेंस है, तो डिफरेंस बिटवीन द रिकार्डियन थ्योरी और हेक्चर ओलिन थ्योरी में क्या है। तो रिकार्डियन थ्योरी कहते हैं कि ओनली लेबर फैक्टर यहाँ पे माना गया है, जो रिकार्डियन थ्योरी में सिर्फ और सिर्फ लेबर को ही इम्पोर्टेंस दिया गया है और उन्होंने कंपैरेटिव कॉस्ट बेस किया है अजम्पशन पे। थर्ड बनता है प्रोडक्शन फंक्शन ऑफ द वन कमोडिटी इज अ डिफरेंट इन द बोथ द नेशन। एक ऐसी यहाँ पे कमोडिटी जो होगी जो दोनों भी कंट्री में यहाँ पे डिफरेंस होगी और उससे ही यहाँ पे इंटरनेशनल ट्रेड हो सकता है। सेकंड बनता है कंप्लीट स्पेशलाइजेशन। यहाँ पे रिकार्डियन थ्योरी किसी एक यहाँ पे कमोडिटी को यहाँ पे स्पेशलाइजेशन करने की यहाँ पे इम्पोर्टेंस मानते हैं, जहाँ पे इंटरनेशनल ट्रेड हो सकता है इस इजीली यहाँ पे रिकार्डियन थ्योरी हमें कहती है। तो हेक्चर ओलिन थ्योरी में हमें पता चलता है कि लेबर और कैपिटल ये दो यहाँ पे फैक्टर होते हैं, जहाँ पे प्रोडक्शन फैक्टर को ही यहाँ पे इम्पोर्टेंट माना गया है।
सेकंड बनता है कंपैरेटिव कॉस्ट विद द डिफरेंस रीज़न। उन्होंने रीज़न बताया है कि किस रीज़न से यहाँ पे इंटरनेशनल ट्रेड हो सकता है। तो ये रीज़न होते हैं इंटेंसिटी और फैक्टर अबेंडेंस। सेकंड होता है प्रोडक्शन फंक्शन ऑफ द वन कम्युनिटी इज़ द सेम इन द बोथ द नेशन। दोनों भी कंट्री में यहाँ पे प्रोडक्शन जो लेंगे, यहाँ पे कमोडिटी, यहाँ पे एक्स एक्स दोनों भी कंट्री में सेम होंगे या वाई वाई दोनों भी कंट्री में सेम होंगे, बट एक ही कंट्री में एक्स और वाई दोनों की जो प्रोडक्शन फंक्शन है ये सेम नहीं होगी, उसमें डिफरेंस दिखाई देगा। तो हेक्चर ओलिन कहते हैं कि यहाँ पे टोटल यहाँ पे स्पेशलाइजेशन कंडीशन जनरल इक्विलिब्रियम कंडीशन मिलती है, बट ये नहीं होती है। यहाँ पे पार्शियल स्पेशलाइजेशन कंडीशन हेक्चर ओलिन में हमें दिखाई देती है। तो ये जनरल इक्विलिब्रियम कंडीशन नहीं मिलती, पार्शियल इक्विलिब्रियम कंडीशन हेक्चर ओलिन में हमें दिखाई देती है। और हमारा लास्ट पॉइंट बनता है यहाँ पे हेक्चर ओलिन का जो थ्योरी है इंटरनेशनल ट्रेड का, इनमें कई इकोनॉमिक्स यहाँ पे क्रिटिस करते हैं। उनके कुछ ऐसे अजम्पशन पे बेस करती है ये थ्योरी की जहाँ पे रियलिस्टिक नहीं लगती है, और यहाँ पे अनरियलिस्टिक कंडीशन को देखते हुए ये क्रिटिक्स यहाँ पे उभर के आते हैं। इसमें फर्स्ट है कि बेस्ड ऑन द अनरियलिस्टिक अजम्पशन, यहाँ पे कई ऐसे अजम्पशन लिए गए हैं जो रियलिस्टिक नहीं लगते हैं। यहाँ पे इंटरनेशनल ट्रेड यहाँ पे दो ही कंडीशन में होगी, दो ही कमोडिटी होगी, दो ही कंट्री होगी, दो ही प्रोडक्शन फैक्टर होंगे। तो इस तरह से नहीं होता है इंटरनेशनल ट्रेड। यहाँ पे कई कंट्री एक दूसरे के साथ करते हैं, कौन से भी यहाँ पे कम्युनिटी के साथ उनकी ट्रांजैक्शन होती है, इंटरनेशनल ट्रेड होता है। उसी तरह से यहाँ पे प्रोडक्शन फैक्टर फोर्स होते हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर। इनके साथ ही यहाँ पे किसी भी गुड्स की प्रोडक्शन ली जाती है। तो ये जो बेस करती है अनरियलिस्टिक कंजम्पशन, जो 2x2x2 मॉडल को यहाँ पे इग्नोर किया गया जाता है। सेकेंड पॉइंट बनता है थ्योरी एक्सप्लेन अबाउट द पार्शियल इक्विलिब्रियम। हेक्चर ओलिन कहते हैं कि ये थ्योरी यहाँ पे जो पूरी तरीके से जनरल इक्विलिब्रियम कंडीशन को एक्सप्लेन करती है, बट कई इकोनॉमिक्स इसे पार्शियल इक्विलिब्रियम कंडीशन मानते हैं, क्योंकि ये इस कंडीशन में यहाँ पे ऐसे अजम्पशन है बेस करते हैं कि यहाँ पे रियलिस्टिक कंडीशन नहीं होगी, और सिर्फ एक पर्टिकुलर ऐसे कंडीशन को यहाँ ही फोकस किया जाता है जहाँ पे ये थ्योरी पार्शियल इक्विलिब्रियम कंडीशन को एक्सप्लेन करती है। थर्ड बनता है फोकस ऑनली सप्लाई साइड। इस थ्योरी में डिमांड साइड को यहाँ पे एक्सप्रेस नहीं करते हैं, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ सप्लाई साइड को ही फोकस किया जाता है। हमारा नेक्स्ट पॉइंट बनता है अजम्पशन किया गया है परफेक्ट कंपटीशन। किसी भी मार्केट के अंदर या किसी भी सिचुएशन में यहाँ पे परफेक्ट कंपटीशन सिचुएशन नहीं दिखाई देती है, जो यहाँ पे रियलिस्टिक नहीं लगता। नेक्स्ट पॉइंट बनता है अजम्पशन किया गया है ऑल प्रोडक्शन फंक्शन आर होमोजीनियस। दोनों भी कंट्री में जो प्रोडक्शन फंक्शन होंगे ये सेम होंगे, जो रियलिस्टिक नहीं लगते हैं। दोनों भी कंट्री में एक लेबर इंटेंसिव हो या कैपिटल इंटेंसिव हो, दोनों भी कंट्री की जो कमोडिटी को प्रोड्यूस करने के लिए प्रोडक्शन फंक्शन जो होगा वो दोनों भी डिफरेंस कंडीशन में दिखाई देंगे। उनकी टेक्नोलॉजी, उनकी मेथड, इनमें डिफरेंस होने के साथ साथ उनकी जो फंक्शन है ये फंक्शन पूरी तरीके से डिफरेंस होते हैं, होमोजीनियस कंडीशन नहीं दिखाई देती है। हमारा नेक्स्ट पॉइंट बनता है अजम्पशन किया है नो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। किसी भी इंटरनेशनल ट्रेड जब होगा तो उनकी जो गुड्स एंड सर्विस को यहाँ पे जो एक जगह से दूसरी जगह जाएंगे तो यहाँ पे उनका ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट आता है, जहाँ पे उन्होंने ज़ीरो माना है, जो ये रियलिस्टिक नहीं लगता, परफेक्टली नहीं है। हमारा नेक्स्ट पॉइंट बनता है अज्यूम किया गया है फुल एम्प्लॉयमेंट कंडीशन। यहाँ पे दोनों भी कंट्री में यहाँ पे फुल एम्प्लॉयमेंट की कंडीशन को अज्यूम किया गया है। यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट कंडीशन नहीं है, जो रियलिस्टिक नहीं है, यहाँ पे परफेक्टली यहाँ पे नहीं माना जाएगा। हमारा नेक्स्ट पॉइंट बनता है अज्यूम किया गया है कांस्टेंट टेस्ट एंड प्रेफरेंस। दोनों भी कंट्री की जो लोगों की टेस्ट और प्रेफरेंस है, इनकम है, ये कांस्टेंट माना गया है, इनमें किसी भी तरीके की चेंजेस नहीं होंगे, जो रियल नहीं लगते। हमारा नेक्स्ट पॉइंट बनता है अज्यूम किया गया है जो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट किया जाएगा इन दोनों में बैलेंस होगा और बोथ नेशन का रेशो 1:1, ये पॉसिबल नहीं होगा।
किसी भी कंट्री की जो गुड्स या कमोडिटी को यहाँ पे एक्सपोर्ट इंपोर्ट करेंगे तो दोनों की जो बैलेंस है ये 1:1 रेशो में नहीं होगा। दोनों भी कमोडिटी की वैल्यू अलग अलग होती है, दोनों की जो प्राइस है वो अलग अलग होने की वजह से ही यहाँ पे जो एक्सचेंज कंडीशन होगी, ये दोनों में प्राइस अलग अलग होने के साथ साथ उनका रेशो भी अलग अलग आता है। हमारा नेक्स्ट पॉइंट बनता है, अज्यूम किया गया है सेम प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी। दोनों भी कंट्री की जो है वो यहाँ पे सेम प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी को यहाँ पे यूज़ किया जाता है, जहाँ पे रियलिस्टिक ये कंडीशन नहीं लगती है, जो यहाँ पे अजम्पशन फेल होता हुआ दिखाई देता है। और नेक्स्ट हमारा पॉइंट बनता है, बेस है 2x2x2 मॉडल, जहाँ पे 2 कंट्री, 2 कम्युनिटी और 2 प्रोडक्शन फंक्शन यहाँ पे वर्क करते हैं, जो यहाँ पे इसी थ्योरी को 2x2 मॉडल कहा जाता है, बट ये रियलिस्टिक नहीं लगता है। और हमारा लास्ट यहाँ पे जो माना गया है, जो कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल ये सिचुएशन होती है किसी भी कमोडिटी की या किसी भी गुड्स और सर्विस की, जब यहाँ पे प्रोडक्शन लिया जाएगा तो उनमें आने वाला जो रिटर्न्स है ये कांस्टेंट माना जाता है। तो ये कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल सिचुएशन नहीं हमें दिखाई देती है। तो ये हर किसी प्रोडक्शन का जो रिटर्न्स है ये अलग अलग कंडीशन में दिखाई देता है, बट यहाँ पे कांस्टेंट सिचुएशन नहीं दिखाई देगी। वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू।